टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है। अभी सिर्फ नींव का पहला पत्थर रखा गया है और आज जुमे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अता करने पहुंच गए हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। यहां मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं है। मिट्टी है, खुला इलाका है, ईंट पत्थर पड़े हैं, लेकिन सैकड़ों लोग यहां पहुंच गए हैं। सरसों के खेत में चादर बिछाई, जो रास्ता भटके उन्हें लाउडस्पीकर से रास्ते का इल्म करवाया गया। नमाजियों का जुटान पूरा हुआ तो नमाज शुरू हो गई। नमाज के बाद खूब नारेबाजी की। यह हाल तब है जब मस्जिद की नींव पड़े सिर्फ 6 दिन हुए हैं, यानी आज पहला ही जुमा आया है। मुर्शिदाबाद के इस बेलडांग इलाके में जबरदस्त हलचल है। आज नमाजियों की भीड़ की अगुवाई खुद हुमायूं कबीर ने की। पहली शफ में खड़ा हुआ और खुद भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने का जिम्मा उठाया सऊदी अरब से आए उसी मौलाना ने जिसने ठीक 6 दिन पहले शिलान्यास कार्यक्रम की अगुवाई की थी। हुमायूं कबीर मुसलमानों का नया रहनुमा बनकर सामने आया है, तो मुसलमानों ने भी उसके साथ कदमताल शुरू कर दी है। हर तरफ डोनेशन बॉक्स लगते हैं, पैसों से भरे जाते हैं, फिर खाली करके दोबारा उन्हें लगाया जाता है। QR कोड से भी भर भर कर पैसे आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर अब तक 3 करोड़ से ज्यादा चंदा जमा हो चुका है। कई लोग मिलकर इसकी गिनती कर रहे हैं। पूरा का पूरा कमरा नोटों से भरा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाबरी के नाम पर बंगाल की हवा बदल गई है? सवाल यह भी कि क्या मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें बंगाल में 70-30 वाले मुकाबले का ट्रेलर है? आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला। आखिर बंगाल के चुनाव से पहले कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। उनसे उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं लगातार। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना जोरों शोरों के साथ आज ये नमाज अता की गई है। आज बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए हैं और नमाजियों ने आज ये बताया है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर वो कैसे एकजुट हैं, हुमायूं कबीर के नाम पर वो कैसे एकजुट हैं। हुमायूं कबीर के कॉल पर न सिर्फ शिलान्यास हो गया बाबरी मस्जिद का, बड़ी संख्या में पैसे इकट्ठे कर दिए गए, बल्कि ये भी साफ तौर पर बता दिया गया कि अगर एक कॉल हुमायूं कबीर करेगा तो उसके बाद किस तरीके से नमाजी इकट्ठा हो जाएंगे और फिर सजदा किया जाएगा, जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बंगाल चुनाव से ठीक पहले। बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर क्या कोई नया मॉडल पेश करने जा रहे हैं? हुमायूं कबीर की इस एक कॉल का सीधा सीधा मतलब क्या है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजकुमार भाटी जी, अगर सीधा बंगाल को देखकर ये सवाल पूछा जाए तो ये तस्वीरें क्या बताती हैं? क्या एक नया लीडर हुमायूं कबीर बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? एक नया सेंटिमेंट बाबरी मस्जिद के नाम पर जुड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है इस भीड़ को देखकर? नहीं, ये सवाल तो आप गलत आदमी से कर रही हैं। मैं बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखता। कौन वहाँ लीडर उभर रहा है, कौन नहीं उभरेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना मेरी अपनी सोच ये ज़रूर है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करना, मंदिर मस्जिद का कहीं निर्माण हो रहा है या भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये ना तो राजनीति का विषय है ना पत्रकारिता का विषय है। राजनीति होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रेल, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जो भी लोग, चाहे वो हुमायूं कबीर हों, चाहे दूसरी तरफ के लोग हों, जो लोग भोली भाली जनता को मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, धार्मिक नारों के नाम पर बहका कर, बरगरा कर, उनकी भावनाएं भड़का कर राजनीति करना चाहते हैं, उसे मैं उचित नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये मुद्दे राजनीति के नहीं है और ना ये मुद्दे पत्रकारिता के हैं। बिल्कुल ठीक है सर, पत्रकारिता और राजनीति के मुद्दे हो ना हो, लेकिन अपने समर्थन जुटाने के लिए मुद्दे तो जरूर है। हुमायूं कबीर से ना तो पत्रकारों ने कहा था कि आप जाइए और बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को जुटाइए, और ना ही आपने कहा था। खैर, अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीजेश अवस्थी जी, वो बाबरी मस्जिद जिसकी नींव अभी 6 दिन पहले पड़ी है, पत्थर अभी एक लगा है, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, और आप देखिए क्या हो रहा है बंगाल में इस वक्त बाबरी मस्जिद के मॉडल पर, ये जरा बताइए। प्राची जी, पहली बात तो मैं भाटी साहब से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि आपने जो कहा कि हम नहीं करते, तो जियाउर रहमान बर्क जो हैं और उनके बेटे जो है, पिताजी जो थे, ST हासन जो हैं, मोहम्मद आजम खां जो हैं, ये सब क्या करते थे? इन्होंने कभी रोजगार की बात की? इन्होंने कभी नौकरी की बात की?
इन्होंने किसकी बात की? यही तो आपके मुस्लिम नेता थे। मुस्लिम की राजनीति करते हैं आप, MY के फार्मूला लेके आते हैं। तो कम से कम इतना ये ठीक है कि आप यहां पर बैठ करके कुछ भी बोल सकते हैं टीवी पर, और हकीकत में ग्राउंड पे जमीन पर आप क्या करते हैं ये सबको मालूम है। आपके नेता, सर्वप्रमुख नेता, संरक्षक और स्थापक जो थे, उन्होंने बाकायदा मुस्लिम की मीटिंग्स में कहा कि अरे मैंने गोली चलवाई और मैं क्या करता, इतने हिंदुओं को मैंने मार दिया और मैं क्या कर सकता था मैं। ये क्या था? ये रोजगार की पॉलिटिक्स थी? ये महंगाई की पॉलिटिक्स थी? क्या बात है भाटी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर बैठ करके आप जो मर्जी प्रवचन दे लें, लेकिन हकीकत तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ना। प्राची जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर बात ये नहीं, मुस्लिम साइकी को समझना होगा। आपने कहा कि एक नया नेता उभर रहा है, क्या ये हो रहा है? आप ये बताइए कि वहां पर जिस तरीके से इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो माइनॉरिटीज की राजनीति की जाती है, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्यों है ये सोचने की जरूरत है ना कि इकबाल अंसारी जो इस समय है और जिनके पिताजी ने बाबरी मस्जिद का सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा लड़ा था, उनके पीछे मुसलमान इकट्ठा नहीं होता और हुमायूं कबीर के पीछे इकट्ठा होता है। इस साइकी को समझने की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, यहां प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से लगातार आजादी से पहले, विभाजन के समय से लेकर और आजादी के बाद लगातार जिस तरीके से माइनॉरिटी के नाम पर राजनीति की गई, उस राजनीति का ही प्रतिफल और परिणाम है ये, जिसके कारण आप ये सब कुछ दृश्य देख रही हैं। ठीक है। एहतेशामुल हक साहब, सवाल बंगाल को लेकर है, सवाल बंगाल से आ रही इन तस्वीरों को लेकर है। मैं तो सीधा सिर्फ यही पूछूंगी आपसे कि बाबरी के नाम पर एक कौन सा प्रयोग है जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में किया जा रहा है? ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? प्राची जी नमस्कार, और तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से ये पश्चिम बंगाल में जो कि एक नया इशूज हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद का दोबारा समझिए मुर्शिदाबाद के बेलडंगा स्थित में जो नींव डालना पिछले 6 दिसंबर को, तो ये एक नया समझिए कि लंबी पश्चिम बंगाल में मतलब भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट समझ लिए कि वो तो मुसलमान का वोट हासिल नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने एक हमारे ही दल के नेता थे हुमायूं कबीर, जिन्होंने उनको सेटिंग कर करके उनको मैनिपुलेट कर करके और ये एक नया समझ लिए सगुफा, इसको उर्दू में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद के तौर पर हम नहीं समझते हैं कि ये देखिए ये सिर्फ क्या है, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं हमारे जो वहां के MLA है और उनका किसी भी तरह का कोई भी ग्राउंड लेवल मजबूत नहीं है। दूसरी बात क्या है हम बताऊं प्राची जी कि वो देखिए तमाम पार्टी, वो अगर रहनुमा होते, वो अगर मुसलमानों के बड़े रहनुमा होते तो वो समझ लिए कि वो कांग्रेस में भी थे और 2019 का लोकसभा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रह चुके हैं। अब हक साहब वो कितने बड़े रहनुमा हैं तो तस्वीरों को देखकर आप समझ ही लीजिए। अब ये तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं है। हुमायूं कबीर का कद क्या है वो तो आप तस्वीरों को देख ही लीजिए। सर, अगर किसी नेता के कहने पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे उस जगह जहां अभी मस्जिद का नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक पत्थर लगा है, 6 दिन हुए हैं अभी सिर्फ बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को, इतनी बड़ी संख्या में अगर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचेंगे तो वो कितने बड़े रहनुमा या कितने बड़े नेता बन रहे हैं आप मुझसे बेहतर समझेंगे हक साहब। मैं प्राची जी बहुत ही सवाल कहा आपने। आज जानते हैं कि जैसा कि जुमा का दिन है और एक नई मस्जिद का तामीर का वो संगे बुनियाद दिए हैं, तो ये मुसलमानों के अंदर बाबरी, जो कि हर एक मुसलमान के दिल में समझ लिए जज्बात की बात है, जिसको हम लोगों ने समझ लिए कि एक्सेप्ट किया कि वहां राम मंदिर तामीर हुआ। लेकिन देखिए कौम और मिल्लत और मुसलमान हर जाति के होते हैं, वो जाति के आधार पर ठीक है, जज्बात आपके हैं और अगर आपकी भाषा में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी इनको अंजाम दे रही है, बड़ा खूब रिश्ता है आपका, और फिर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है। हक साहब, जज्बात आपके, बाबरी मस्जिद आप दिल में बिठा कर रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां शिलान्यास हो जाता है। अजीब सा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप सर। रुक जाइए, अच्छा अब रुक जाइए, फैज खान साहब आ गए, फिर इस पर के शर्मा जी जवाब देंगे। बस मुझे फैज खान साहब इन तस्वीरों पर आपका जवाब चाहिए, मुझे जरा समझाइए ये बंगाल में कौन सा वाला प्रयोग हो रहा है? ये जहां नींव नहीं है, जहां सिर्फ एक पत्थर है, वो लोग क्यों इकट्ठा है?
बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए प्राची जी, ये एक जनरल गैदरिंग है, पहले तो ये समझ लें, इसको हुमायूं कबीर की गैदरिंग ना समझे, क्योंकि जुमे के दिन आप किसी भी मुस्लिम इलाके, बड़ी मस्जिदों में चले जाइए, छोटी मस्जिदों में, पूरा सड़क तक वो पैक होता है, भरा होता है। मुसलमानों को चाहिए पूरे 5 टाइम की नमाज पढ़े, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम जुम्मे को आते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कई बार जुमे को भी पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि जुमे का दिन बड़ा पाक माना जाता है, लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, उसका फायदा ये पॉलिटिशियंस और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले भी कश्मीर में उठाते थे। तो हुमायूं कबीर को केवल इसका लाभ मिला, ये केवल जुमे की भीड़ है, ये कोई बाबरी मस्जिद के लिए आई हुई भीड़ नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, मुसलमान इसके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। मस्जिद बननी चाहिए अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, वली अल्लाह के नाम पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पर, मक्की मस्जिद, मदनी मस्जिद या फिर जामा मस्जिद। यह बाबरी मस्जिद बनाना यह इस बात का संकेत है कि आज भी हिंदुओं के प्रति जो घृणा है वो हुमायूं कबीर जैसे लोगों पर, वो केवल प्रकट हो रही है क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, एक आतंकवादी था, जिसने यहां पर राम मंदिर को तोड़ा और बहुत सारे और प्रतिष्ठानों को उसके वंशजों ने और उसके पूर्वजों ने तोड़ा। वही घृणा प्रदर्शित करने के लिए फिर से ये बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ये क्या जिद है भाई? तुम यदि सच्चे मुसलमान हो तो अल्लाह रसूल का नाम लो। और मैं तौबा करना चाहूंगा प्राची जी, तौबा करना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं शैतानी इंसान है, इसने अल्लाह और रसूल के ऊपर बाबर को रख दिया है। मुझे कहते हुए भी तौबा करना पड़ रहा है और ये करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि इसके बहकावे में बिल्कुल ना आए, ये कोई बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी संघ परिवार का स्पष्ट मानना है कि इस्लाम था और रहेगा। कोई ये सोचे कि इस्लाम नहीं रहेगा, वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए बीजेपी या फिर आरएसएस से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ये बार बार हमारे ईमान में खलल पैदा करते हैं। ऐ मुसलमानों, अब इस्लाम कहता है ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो, ये लोग कह रहे हैं ऐ मुसलमानों बीजेपी से डरो, ऐ मुसलमानों आरएसएस से डरो, ऐ मुसलमानों मोदी से डरो, ऐ मुसलमानों योगी से डरो। अरे हम कई बार कह चुके हैं भाई, मोदी डरने डराने की चीज नहीं है, ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई है, हम मोहब्बत करेंगे योगी जी से, हम मोहब्बत करेंगे मोदी जी से। ये अपना एजेंडा चलाने के लिए बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अब ये बार बार कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, मैं मान लेता हूं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी की बी टीम कौन है सुनिए, महमूद मदनी, अरशद मदनी भी बीजेपी की टीम है, बी टीम है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि ये जिस तरीके से हरकतें करते हैं, लाभ बीजेपी को पहुंचता है। एक 15 सेकंड की बात और कहूंगा, रोहिंग्या इस देश में रहे इसलिए लोग संसद छोड़कर चले जाते हैं, और एक न्यायाधीश कहता है कि मंदिर में दीपक जल जाए तो उसके पीछे इंपीचमेंट लाते हैं। ऐसी हरकतों के कारण राज्यों से चले गए, केंद्र से भी चले गए। ठीक है, अब देखिए शादाब जी पर आपने चूंकि आरोप लगा दिया है, वो मुस्कुरा रहे थे, आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। शादाब जी, आप पर बी टीम होने का आरोप फैज खान साहब भी कह रहे हैं कि देखिए आप पर आरोप लग जाता है, लेकिन बरगला कौन रहा है मुसलमानों का? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि मुसलमानों को बरगला कौन रहा है? बाबरी के नाम पर एकजुट करने वाला ये कौन सा प्रयोग है कि 6 दिन होते हैं, एक पत्थर लगता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है और सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं नमाज अता करने? देखिए प्राची जी, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने यह स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद, हमारा मानना है बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और ता कयामत तक रहेगी, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है। और जो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ था बाबरी मस्जिद के लिए, वहां तक हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब एक फैसला आया तो हमने उस फैसले के विरोध में कोई भी ऐसी बात नहीं की जो देश के कानून को तोड़ने वाली बात हो। रही बात कौन मस्जिद बनाता है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बनाता है, किस नाम से बनाता है, अगर वो किसी विवादित भूमि पर नहीं कर रहा है, अगर वो कानून की अवहेलना नहीं कर रहा है, तो इसमें हम कैसा किसी को रोक सकते हैं? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 अनुमति देता है, और जिसकी वहां आस्था है, जो नमाज वहां पढ़ना चाहता पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता नहीं पढ़े, ये एक अलग विषय है। लेकिन उस चीजों को पोलराइज करके राजनीति करना, मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के नाम पर, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च के नाम पर राजनीति नहीं, ये इबादत की जगह है। जहां आपको नमाज पढ़ना नमाज पढ़िए, नाम रखना नाम रखनी, वो मसला नहीं है, लेकिन कोई भी काम ऐसा ना कीजिए कानून को हाथ में लेने वाला कर रहे हो। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आस्था की बुनियाद पे दिया, हम उस फैसले से डिसएग्री किया हमने, लेकिन उस फैसले से डिसएग्री करने का मतलब यह नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले ले। हमने ये कहा कि हम भारत को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, भारत के किसी भी कानून की अवहेलना नहीं,
ये जी, लोग बड़ा एहसान बार आपका, बार बड़ा एहसान, राजनीतिकरण सर। करने का मेरे पैनल में जितने लोग हैं आपका एहसान मानेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, दिल पर पत्थर रखकर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और आपने भारत की रक्षा की। बहुत एहसान है सर आपका कि आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। मेरा प्रश्न इतना है, बस आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को लेकर। तो ये बंगाल में जो कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है राजनीति, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? नहीं, अगर कोई मस्जिद बना रहा है तो उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? कोई मंदिर बनवा ले, कोई गुरुद्वारा बनाए, कोई चर्च बनवाए, सब आप पूजा करें, अपनी नमाज पढ़ें। अदालत ने क्या कहा उसके संबंध में? अदालत ने रोक नहीं लगाई। जब अदालत जिस काम को रोक नहीं लगाएगा, मैं कौन होता हूं किसी को मना करने वाला? भाई मस्जिद बना रहा है, बनाए, लेकिन इस चीज को पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये इसलिए पॉलिटिसाइज हो रहा है। ठीक है भाई इंटेंशन तो आपकी पता चल गई। बाबर के नाम पर संविधान में मना नहीं है, जहांगीर क्या मस्जिद बनाना अपराध है क्या? शादाब भाई, लेकिन इंटेंशन पता चल जाती है। सुन लीजिए, मेरे भाई, मेरे को 30 सेकंड सुनिए। अरे आपका जवाब जब हम बीच में मत बोला मिसाइल बनाते हैं यहाँ, बीच में मत बोला करिए, वही प्रॉब्लम होती है। अरे जवाब सुनिए यार, क्या बात करते हैं आप? वही प्रॉब्लम है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। क्या बाबर का नाम लेना अपराध नहीं है भारत में? सुन लीजिए, बाबर का नाम लिया जाता है, जुटे हुए, बाबर का नाम बाबर की चल रही है कि पहले भी था, आज भी संविधान मना नहीं करता। आपकी इंटेंशन खुल के सामने आ गई। क्या बात करते हैं आप? गैर जरूरी अच्छा चले, ठीक है, ये इंटेंशन वाली बात है, सीधा खुलकर आरोप आपने तो खैर भारतीय जनता पार्टी पर लगाए सबने। मैं के शर्मा जी से इसीलिए इंतजार कर रही थी कि सबके आरोप पूरे हो जाएं तो वो सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दें। के शर्मा जी, सब कुछ जो हो रहा है, जो बंगाल में हम देख रहे हैं, ये दरअसल आपका प्रयोग है। पोलराइजेशन चाहिए, इसीलिए हुमायूं कबीर को जानबूझकर खड़ा किया है, क्योंकि दीदी ने तो अपनी पार्टी से रास्ता दिखा दिया है बाहर का। प्राची जी, मैंने सबकी बात सुनी। बहुत आश्चर्य है कि ये वही पश्चिम बंगाल है जहां दुर्गा विसर्जन करने के पर प्रतिबंध है और हाई कोर्ट से परमिशन लेके आना पड़ता है, तब दुर्गा माँ का विसर्जन होता है। ये वही बंगाल है जहां रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए। ये ममता सरकार रोकती है ना। वहां आप हनुमान जयंती नहीं मना सकते, उसके लिए भी आपको जो है हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते, वहां पर लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और ममता बनर्जी उसका विरोध करती हैं, ईडी और सीबीआई का। यहां तक कि वहां मिलिट्री चली जाए तो भी ममता बनर्जी विरोध करती है और वापस भेजती है, और वहां वो मस्जिद बनने दे रही हैं भाजपा के कहने पर। कितना जो है दोगली बातें कर रहे हैं लोग बैठ के। आप सोच सकते हैं, जहां पर दुर्गा की विसर्जन नहीं कर सकते हम लोग, मां दुर्गा का, वहां पर एक आरोप भी लगाइए तो कुछ सोच कर लगाइए। भाजपा क्यों मस्जिद बनाएगी भाई? भाजपा को क्या है? और हर चीज के लिए वहां हाई कोर्ट से परमिशन चाहिए। तो ये सब कुछ किया धरा केवल ममता बनर्जी का है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण में इतना डूब गई हैं कि वो इस स्तर तक का भी काम कराना चाहती। लेकिन मैं ये जो बात हो रही है, मैं इसका एक आगे का एक पक्ष बताना चाहता हूं। अभी तो बाबर का मसला है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत के मुसलमान बाबर को अपना आराध्य मानते हैं। ये कुछ कट्टरपंथी लोगों की ये धारणा हो सकती है, लेकिन ये आगे चल के क्या होगा? यही कट्टरपंथी मुसलमान और इनको सहयोग देने वाले राजनीतिक दल वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए आतंकियों के नाम पर भी मस्जिद बनाएंगे और उसको समाजवादी पार्टी जैसे लोग समर्थन करेंगे। इसलिए समर्थन करेंगे क्योंकि समाजवादियों का तो पहले भी इतिहास है। इन्होंने अपनी सरकार के समय आतंकियों को क्या कह के छोड़ा था? यह कह के छोड़ा था कि समाज के अंदर सद्भावना बनाना है, इसलिए हम आतंकियों को छोड़ रहे हैं। के शर्मा जी, यही आर्गुमेंट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और बाद में उन आतंकियों को फिर से सजा हुई। भाई भाटी जी तो इस पक्ष में ही नहीं है कि ऐसे मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। उनको तो खैर आप आरोप में लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न इतना है के शर्मा जी, अगर दीदी की नीयत में खोट होता, दीदी की नीयत में अगर खोट होता तो हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर ना करती ना भाई। इसमें तो कम से कम आपको तारीफ करनी चाहिए। जैसे हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है उनको।
आप ममता बनर्जी, आ रही हूँ अवनीश जी, आ रही हूँ फिर बोलिए के शर्मा जी। जी आप ममता बनर्जी की नौटंकी जानती हैं? आपको जानकारी होगी, पिछले चुनाव में पूरे चुनाव तक पैर में पट्टी बांध के घूम रही थी, चलने का नाटक कर रही थी, नौटंकी कि पैर टूट गया है। और जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ उसके दूसरे दिन सारी पट्टी खुल गई और उसमें व्हील चेयर से खड़ी हो गई। एक महिला को एक दिन में ठीक हो गई। बात कर रहे हैं आप, किस तरह ये है नौटंकी का प्रवक्ता एक महिला को नौटंकी ये बात कर रही है। हकीकत है उसकी। नौटंकी बात करेगा एक महिला को, ये है महिलाओं का अपमान। बीजेपी के दिल में ये है महिलाओं का अपमान। क्या ये बात कर रहे हैं चुनाव के समय महिला का ये केवल नाटक नौटंकी है। ममता बनर्जी अच्छा एक एक करके बोले ना, एक एक करके बोले शादाब जी और एहतेश शामुल हक साहब, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले प्लीज। और यहाँ पर किसी भी पक्ष को लेकर विक्टिमाइज करने की कोशिश ना करें। यहाँ बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, आप सब लोग अपने विचार रखने के लिए बड़ा इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्ड खेलने की कोशिश मत करिएगा। शादाब चौहान जी, यहाँ कोई कार्ड खेलने की कोशिश मत करिएगा। अभी जो तस्वीरें हैं उस पर बात करिए, अभी जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करिए, इधर उधर मत जाइए, ज्यादा बेहतर है। हक साहब इसका जवाब दे रहे हैं। प्राची जी, मैं फिर आ रही हूँ के शर्मा जी, मैं काउंटर ले लूं जरा एहतेश शामुल हक साहब से। अपनी बात पूरी कर दूं, बोले जल्दी बोले सर, 10 सेकंड। हाँ मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं मात्र कि मेरा कोई भी तथ्य यदि गलत हो तो आप चैलेंज कर दीजिए। क्या ये सच नहीं है कि पैर पे पट्टी बांध के ममता बनर्जी घूमी या नहीं घूमी कहेंगे एक महिला के बारे में? और जिस दिन चुनाव हुआ उसी के दूसरे दिन वो पट्टी महिला को नौटंकी बाज कहेंगे आप? ये सब था अच्छा, या नहीं जवाब था? मैं यही आ रही हूँ, मैं इसका केवल सवाल इतना आपके पास आ रही कहना हूँ। चाहता हूं कि ये जो ईडी गठबंधन है, ये गठबंधन मिलके उसको सपोर्ट कर रहा है। एक शब्द पकड़ना है तो शादाब जी ने पकड़ लिया है। अब रुक जाए के शर्मा जी, जवाब दीजिए एहतेश शामुल हक साहब। जो बात कही के शर्मा जी ने, उस बात में वजन इसलिए लगता है, सुनिए ना, सुनिए, उस बात में वजन इसीलिए लगता है क्योंकि आप ही लोग दिन भर काउंटर करते हैं ना, बीजेपी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमान विरोधी, मुसलमानों को टारगेट करने वाली पार्टी। जिस पर इतने आरोप लगाते हैं वही पार्टी मस्जिद बना देगी, तो ये तो फिर तारीफ करिए ना उनकी कि आपकी लाइन पर आ गए हैं। देखिए प्राची जी, ये तारीफ करने की बात नहीं है, ये बंगाल में सेंग मार रहे हैं। ये तो जनता, यहाँ के जो हिंदू हमारे लोग हैं, जो सेकुलर जनता है, इनको तो वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करें? मुसलमानों की 35% आबादी है, तो मुसलमानों के वोट में समझ लिए मस्जिद बना करके सेंग मारने की कोशिश कर रहे हैं प्राची जी। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता जाएंगे भाई, हमारे पास 73% सीटें, 73 सीटें हमारे पास भाई। हम क्यों जाएंगे वहां पर मुसलमानों के लिए मस्जिद तामीर करने? सुनने का धैर्य रखो, हम क्यों मस्जिद बनाएंगे भाई? बेवजह की बकवास कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। हम मस्जिद क्यों बनाएंगे? हमारा मस्जिद से क्या लेना देना? भारतीय जनता हमारा पार्टी मस्जिद का से क्या लेना देना है? तुम दुर्गा विसर्जन के लिए हमें कोर्ट से परमिशन चाहिए, रामनवमी के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए, आपको कोर्ट से कैसे पड़ता है हमें परमिशन। संयम रखिए, सुनने की सोच रखिए। अच्छा, दोनों ही संयम रखिए, दोनों ही संयम रखिए। अच्छा रुक जाएंगे के शर्मा जी, उनको पक्ष रखने दीजिए, उनको पक्ष रखने दीजिए। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब आने दीजिए। बोले हक साहब, बोले, कोई नहीं बोलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि के शर्मा जी ने कहा हमारी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नौटंकी कहा, कितनी समझ लिया अभद्र टिप्पणी किए। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, इनको नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके माफी मांगना चाहिए। अभद्र टिप्पणी एक महिला देखा है, कभी मस्जिद के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाती है, कभी चड्डी पाठ करती है। बाद में अरे सुन लीजिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में कौन है? महिला नहीं है दिल्ली में, महिला नहीं है। तुम्हारी अकेली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। यहाँ पर बैठ के जो है महिला की राजनीति कर रहे हो। नौटंकी भारतीय जनता पार्टी का है प्राची जी, मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मैं तो चाह रही थी हक साहब हम टॉपिक पर बात करते, आप मेरे सवाल का जवाब देते, लेकिन आपने तो एक शब्द पकड़ा है और ऐसा शब्द पकड़ा है, ऐसा शब्द पकड़ा है, ऐसा विक्टिमाइज करने की कोशिश की है कि सारा मुद्दा ही आपने धो दिया। सर आपको चर्चा इस बात पर करनी थी कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन नहीं, आपने तो विक्टिमाइज करना है मसले को, आपने तो कार्ड खेलना है, तो खेलिए फिर कार्ड। सर कार्ड खेलने से चर्चा नहीं हुआ करती है ना, विक्टिम कार्ड खेलने से चर्चा नहीं हुआ करती है। मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ अवनीश अवस्थी जी आपके पास। एक छोटा सा काउंटर बस फैज खान साहब से ले रही हूँ, जो ये मुसलमानों को लेकर, बीजेपी को लेकर और पूरा ममता बनर्जी को लेकर सवाल है। कह रहे हैं भाई सिनमारी की जा रही है मुसलमानों में,
ऐसा ऐसा कोई प्रयोग दिख रहा है नहीं, आपको? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी खजाने में सेंधमारी की जाती है तो मुसलमान अभी है किसके पास, यानी कि मुसलमान किसका बंधुआ मजदूर है? मुसलमानों को किन लोगों ने ब्रेन वॉश करके अपने पास रखा हुआ है? मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, भारत का ही छोड़कर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम की जय नहीं बोलेंगे, ये सब कहलवाते हैं। ये ब्रेन वॉश करके मुसलमानों को अशिक्षा में रखकर कौन लोग मुसलमान को बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हैं, जिनके वोट में सेंधमारी करने हुमायूं कबीर आ गया। कमाल की बात करते हैं भाई साहब आप लोग। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को अशिक्षित रखा, इसके अलावा रोहिंग्या को बुलाकर रखा, बांग्लादेशियों को बुलाकर रखा, पाकिस्तानियों को बुलाकर रखा और बंगालियों की आड़ में उन लोगों का पालन पोषण कर रही है। और हुमायूं कबीर इनको खतरा लग रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी इनको खतरा लग रहे हैं कि कहीं इनका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ ना जाए और ये कहीं हार ना जाए। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो काम किया हम उनको सैल्यूट करते हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव में भी लगातार ओवैसी साहब अपनी भूमिका निभाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हुमायूं कबीर अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, हम तो ये कहते हैं। और ममता बनर्जी जो बंधुआ मजदूर बनाकर रखी है मुसलमानों को, कम से कम वो खींच कर लाए। और सबसे अच्छी बात, यदि मुस्लिम इनके एजेंडे से बाहर आ जाए, बंधुआ मजदूरी से बाहर निकले, तो सचमुच में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, सबको बराबर लाभ दिया। लक्ष्मीबाई गई हो या फिर अमीना बेगम, सबको लाभ मिला। राम सिंह गया या रहीम खान गया, सबको भाई इस बराबर वक्त लाभ बंगाल मिला। में कई मसले चल रहे हैं और बंगाल नहीं पूरे देश में कई मसले चल रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा भी है, उस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। राजकुमार भाटी जी इंतजार भी कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। उससे पहले अवनीश अवस्थी जी, आप सर कुछ बोलना चाह रहे थे, इसमें ऐड कर दीजिए। जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, ऐसी चर्चाओं का मतलब क्या है, ऐसी तस्वीरों का मतलब क्या है और चुनावों से ठीक पहले ही हमें ये सब कुछ क्यों दिखाई पड़ता है? प्राची जी, चुनावों की बात तो मैं कहूं कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, पहली बात। लेकिन एक बात तो बड़ी साफ सी है ना कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की इच्छा के बिना वहां पर कोई राजनीतिक दल रैली नहीं कर पाता। उसको हाई कोर्ट से लेना पड़ता है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। तमाम जो धार्मिक आयोजन है वो उसकी नहीं मिलती, अनुमति नहीं मिलती है वहां पर। तो इसकी अनुमति कैसे मिली? एक बात, अनुमति नहीं मिली, मैं ये कह रहा हूं। जो ममता बनर्जी वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार की, देखती हूँ एसआईआर कैसे होता है, देखती हूँ ये कैसे होता है, देखती हूँ ये कैसे। एक वक्तव्य भी आपने सुना उनका कि देखती हूँ यहां पर कैसे पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनती है? ऐसा वक्तव्य सुना क्या? नहीं सुना ना आपने। बात बड़ी साफ सी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने नेता को निकाले तो वो निकालना है और बीजेपी निकाले तो वो निकालना नहीं है। ये कौन सा पैमाना लगाते हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हुमायूं कबीर को निकाला टीएमसी ने, तो कहते हैं हमने तो निकाल दिया जी, लेकिन वो बीजेपी में थे, बीजेपी से तो 6 साल पहले निकल चुके हैं वो। उनका निकालना नहीं है, वो अभी तक उनके साथ हैं। जो अब तक आपके साथ थे, आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़े, जीते, सब कुछ किया, वो निकालना हो जाता है। ये राजनीति जो है ना, ये राजनीति ग्राउंड स्तर पर आप, इसीलिए जो है ना, ये थोड़े दिन की राजनीति चल सकती है, लेकिन आप किसी को, जनता को इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते। सर एक और मसला है जो बंगाल में इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो एसआईआर का मसला है। आपने जिक्र किया दीदी का, तो एसआईआर को लेकर बड़ी मुखर नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। और इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों को गुमराह किया। लोगों से वो कह रही हैं कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने चुपके से आखिरी दिन अपना फॉर्म जो है वो भर दिया है, साइन कर दिया है और उसे जमा भी करवा दिया गया है। जबकि आपको ये बताती हूं कि ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, वो कोई फॉर्म भरने वाली नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है बार बार ये प्रमाणिकता देने की कि वो इस देश की नागरिक हैं, वो कोई कागजात जमा नहीं करवाएंगी। क्या कह रही है ममता बनर्जी, उनका दावा क्या है, ये जरा सुनिए। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি,
আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। अब सच क्या है हक साहब, जरा बता दीजिए। आपको मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। वो फॉर्म सच है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें ममता बनर्जी का एसआईआर का फॉर्म दिख रहा है, या सच वो है जो ममता बनर्जी कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी जो कर रही है बहुत ही सही और सटीक कर रही है। उन्होंने कहा आप लोगों के बीच में 2 दिन पहले जो कहा सभा में कि हम 3 बार के समझ लिए केंद्रीय मंत्री और उसके बाद में 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 बार के अभी मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार आने वाले 2026 में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या एविडेंस देना पड़ेगा? हमको क्या इसके लिए हमको एनुमरेशन फॉर्म जमा करना है? बिल्कुल वो सही कही है। वो समझ लिए कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम ममता बनर्जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, फॉर्म नहीं भरा है ना? सुनिए ना, पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फिर उसके बाद आपकी और शंकाओं से भी बादल हटाऊंगी। सुनिए एक सेकेंड फॉर्म नहीं भरा है ना? फॉर्म नहीं भरा है, झूठ बोल रही है बीजेपी। मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ। मेरी ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो बात कहे हैं, सम्मान से नाम ले लो, मेरी ममता दीदी बोल दो। क्या ये लोग, ये खुद मुझे खराब लग रहा है मेरी ममता बनर्जी। अरे ममता दीदी बोल लो भाई, हमको तो खराब लग रहा है। अच्छा रुके, क्या नाम लेने की तमीज है? अच्छा रुके, एहतेशामुल हक साहब, अगर कोई इस देश में 6 बार मुख्यमंत्री बन गया, किसी सूबे का 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, तो क्या वो संविधान से, कानून से सबसे ऊपर हो जाएगा? वो किसी और प्रक्रिया में नहीं आएगा? अरे नहीं तो अपने साथी से सीख लेते, राजकुमार भाटी जी के नेता से सीख लेते, अखिलेश यादव जी से सीख लेते। राजकुमार भाटी जी, एसआईआर पर सर आइए जरा। ये एसआईआर पर इतनी आपत्तियां क्यों हैं? एसआईआर के मुद्दे पर इतनी चर्चाएं क्यों हैं? ममता बनर्जी खुलकर ललकार रही हैं कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, आपके नेता ने तो भर दिया। आप तो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, समझा दीजिए कि एक प्रक्रिया है, होने दीजिए, सजग रहिए बस। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा सक्रिय रखा है उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में। सबसे ज़्यादा बीएलए हमारे एक्टिव रहे हैं, बूथ बूथ पर गए हैं, फार्म भरवाए हैं। लेकिन हमारी शुरू के दिन से ये हमने ऑब्जेक्शन किया था कि चुनाव आयोग ने समय बहुत कम रखा है। 1 महीने के अंदर 15 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर कराना संभव नहीं है। और उसी का परिणाम हुआ कि बीएलओ इतने दुखी हुए, इतने प्रेशर में आ गए, इतने दबाव में आ गए कि बहुत से बीएलओ की मौत हो गई, कुछ ने सुसाइड कर लिया और दर्जनों बीएलओ ने नौकरी से रिजाइन कर दिया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के घर में बैठ गए कि हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, काम का बोझ है। चुनाव आयोग हमारा इतनी जल्दबाजी में क्यों प्रक्रिया शुरू करता है, बिना सोचे समझे, बिना प्रशिक्षण दिए ऐसी गलतियां क्यों करता है? और फिर चुनाव आयोग बार बार गलतियां करता है। इसलिए हमारा सारे सवाल चुनाव आयोग से थे। अब चुनाव आयोग को 2 बार समय बढ़ाना पड़ा। क्या चुनाव आयोग पहले नहीं सोच सकता था? क्या इमरजेंसी थी कि 1 महीने के अंदर ही एसआईआर कराई जाएगी? और एसआईआर की जो पुरानी लिस्ट है उनसे मैचिंग अभी भी नहीं हो पा रही है फॉर्म की, अभी भी कई दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से 3 करोड़ मतदाता मिल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके फार्म नहीं भरे गए हैं। गाजियाबाद में बराबर के जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, जबकि वो विधायक रहे हैं। 10 चुनाव में उन्होंने वोट डाला है, लगातार वोट डालते रहे हैं और इस बार उनकी वोट गायब है। जो इस तरह की गलतियां हो रही हैं वो किसको लाभ पहुंचाने के लिए, किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी जल्दबाजी की जा रही है, ऐसा दिखावा किया जा रहा है, इन पे हमारी आपत्ति है। बिल्कुल भाटी जी, और आपने शुरुआत में बताया कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, फर्जी नाम काटे जाएं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं काम किया। और आपके नेता की फोटो तो हमने देखी थी जब एसआईआर का फॉर्म भरा था। बस मैं यही पूछ रही थी आपसे, इसी शंका को दूर कीजिए। मैं बोलती हूँ, मैं प्रश्न करती हूँ तो हक साहब को भी शायद दिक्कत होती है, आपके साथियों को भी दिक्कत होती है। आप ही समझा दीजिए कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 6 बार से या 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। अभी समय का इंतजार कीजिए, ठीक समय में वो भर लेंगे। रुक जाए हक साहब, रुक जाए।
नहीं, मैंने तो खुद भी भरा है, मेरे नेता ने भी भरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे भरा है, पूरे परिवार ने भरा है और कार्यकर्ता सब लगे रहे हैं। हमने तो गाड़ियों के ऊपर माइक लगा लगा के जागरूकता फैलाई है। एक एक विधानसभा में अलग अलग गाड़ियां चलाई हैं कि SIR फार्म भरें, सब लोग जाएं। BLA को लगाया बूथों पे कि BLO से संपर्क करके फार्म बंटवाएं। तो मैंने तो अपनी बात कह दी, हमारी पार्टी ने तो इसमें सहयोग किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें गलतियां की हैं जिसकी वजह से 40 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जो बहुत दुखदाई है। और हमारी सरकार ने एक बयान तक नहीं दिया, उस पर इतनी संवेदनहीनता दिखाई है। मैं अभी आपके जो सवाल है ना, मैं जवाब लेती हूँ के शर्मा जी से। बस इतना बता दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिएगा भाटी जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। अपनों को तो हम समझाते हैं, दोस्तों को तो हम समझाते हैं अगर वो किसी गलत रास्ते पर चला जाता है। अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी की बातचीत तो होती होंगी। अगर ममता बनर्जी कह रही है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी और आप कह रहे हैं फॉर्म भरना चाहिए, तो समझाएंगे क्या, बातचीत करेंगे कि भाई गलत है, फॉर्म में तो कम से कम प्रक्रिया में तो हिस्सा ले ही लीजिए। ममता बनर्जी हमारे नेता से ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा आयु की हैं, ज़्यादा मुख्यमंत्री रही हैं ज़्यादा बार, उन्हें ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा जानकार हैं। वो एक शेरनी हैं, बहुत बहादुर महिला हैं, बहुत समझदार महिला हैं। उन्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए सर, ममता बनर्जी खुद अपने आप में समझदार अब यही सवाल है कि समझदार, मैं वो बात सही मानूं जो अखिलेश यादव जी ने किया है, जो ममता बनर्जी ने किया है वो बात सही मानूं, इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो गई है। खैर के शर्मा जी जवाब दीजिए, जो भाटी जी के प्रश्न है, भाई उन्होंने तो सजगता दिखाई है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों प्रामाणिकता दें भाई? वो 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो 3 बार की केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्यों बताएं आपको कि उनके पास क्या प्रमाण है, वो हैं इस देश के नागरिक? नहीं तो प्राची जी, ममता बनर्जी भारत की नागरिक है ना, भारत के संविधान को मानती है ना, कानून को देश के मानती है ना, कि कानून से ऊपर हो गई है ममता बनर्जी, या वो भारत की नागरिक नहीं है? वो चुपके से फार्म भी भर रही है और लोगों को भड़का रही है। उनका काम भड़काना है, जैसे कि अखिलेश यादव का काम है फार्म भी भरना और लोगों को भड़काना, लोगों में अराजकता पैदा करना। तो ये कोशिश अखिलेश यादव ने भी की और ममता बनर्जी भी की, लेकिन थूक के चाटना इनकी प्रवृत्ति है। ये SIR का विरोध भी कर रहे थे। ये बिहार में जनता का इससे इनको जवाब मिला, माकूल जवाब मिला, बुरी तरह चुनाव हारी वहां पर इंडिया गठबंधन, और इनको वहां मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट गए थे SIR को रुकवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से इनको जवाब मिला, और फिर संसद में ये चिल्ला रहे थे, पिछला पूरा मानसून सत्र बर्बाद किया, इस बार शीतकालीन सत्र के 2 दिन बर्बाद किए, और परसों जब इनको माकूल जवाब मिला तो ये सदन छोड़ के भाग खड़े हुए, ये जवाब तक नहीं सुन पाए। तो ये तो इनकी वास्तविकता है कि देश के संसद का समय बर्बाद करो, और जब वहां पर प्रॉपर जवाब मिले तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब उल्टे भाग खड़े हुए, क्योंकि इनकी कलई खुल रही थी उस समय। तो अब कम से कम सबक सीख लीजिए। आप जब भी इस तरह का विवाद लाएंगे तो आपकी ही कलई खुलने वाली है, और जिस ढंग से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके बाद आपका कोई मुंह नहीं बचा। नहीं, लेकिन के शर्मा जी, होता तो वही है ना जो बार बार विपक्ष कहने लगता है। चलिए, अगर विपक्ष SIR का विरोध करते करते फॉर्म भर रहा है, आप उन पर सवाल करिए, लेकिन यही विपक्ष ये भी तो कह रहा था समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। आखिर में बढ़ाना पड़ा ना चुनाव आयोग को, तो पहली बार में कोई सुझाव क्यों नहीं माना जाता है? नहीं तो ये तो नहीं प्राची जी, कोई भी संवैधानिक संस्था, ये निर्णय उनका है चुनाव आयोग का, वो समय देखकर, परिस्थिति देखकर आगे चीजें बढ़ाते हैं, या जो भी उनको करना है, जो भी प्रक्रिया करनी है, ये उस संवैधानिक संस्था का विशेषाधिकार है। प्राची जी, 10 सेकंड। SIR का विरोध कर रहे थे ना पहले, आप तो कोर्ट गए हो, आप तो कोर्ट गए हो SIR के मसले पर। कोर्ट कौन गया है? ये विपक्षी दल गए हैं ना, ये विपक्षी दल जाकर कोर्ट में SIR रुकवाने गए थे। उस समय तो सब एक थे, बिहार के समय जब माकूल जवाब मिला। मैं आ रही हूँ, फिर सबके पास आ रही हूँ। एक रिबेटल राजकुमार भाटी जी को करना है। भाटी जी, क्या वाकई में हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और है? उस बहस में क्या बोला विपक्ष ने?
मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए भाटी क्या जी। बोला कि नहीं, चुप तो FIR कराओ, ये तो जनता लगातार को बरगलाएंगे, प्रवचन करे जा रहे हैं। जनता को देखिए, उकसाएंगे, भारतीय लेकिन खुद जनता फॉर्म भर देंगे। पार्टी रुक जाए के भारत- शर्मा जी, बोले भाटी जी। भारतीय जनता पार्टी का दोमुहापन और दोगलापन के शर्मा के मुंह से निकल रहा है बार बार। जब ये घिरते हैं तब तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और जब इन्हें सिरे लेना होता है तब ये करा रहे हैं। जब काम बढ़िया करा हो रहा है, तारीफ करेंगे तो कहेंगे हम करा रहे हैं, तब तो सिरे ले लेंगे। अब आपने इनसे एक सवाल पूछा, इनके पास जवाब नहीं है, तो क्या वो तो संवैधानिक संस्था है, वो तो अलग संस्था है, हमें उससे क्या लेना देना है। यही इनका दोमुहापन है, यही इनका दोगलापन है इन्हें। और ये इनसे सवाल आप बैठ के पूछोगे, जवाब केमिस्ट्री के देंगे, कभी सीधे बात नहीं करेंगे, कभी सीधा जवाब नहीं देंगे। वो तो सर आप तमाम राजनेताओं की खूबी है। मैंने तो ममता बनर्जी पर भी सवाल पूछा था, लेकिन उनकी समझदारी की तारीफ करके आपने भी एक अलग ही लाइन ले ली थी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस देश के संविधान से ऊपर हो जाएगा क्या कोई, अगर कोई मुख्यमंत्री रह चुका है किसी राज्य का, या वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुका है, तो क्या वो संविधान से ऊपर हो जाएगा, कानून से अलग हो जाएगा, प्रक्रियाओं से अलग हो जाएगा? इस सीधा जवाब दे ही दीजिए भाटी जी। आप तो दे ही सकते हैं, आप तो बता देते हैं खुलकर सब कुछ। नहीं, कोई संविधान से कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के काबू में नहीं आ रही हैं। वो लगातार जीतती जा रही हैं, उनसे ये बौखलाए हुए हैं। ममता बनर्जी हैं, उधर स्टालिन हैं तमिलनाडु में, इधर उत्तर चलिए प्रदेश ठीक में है, एक बात तो अखिलेश स्पष्ट हो यादव गई। और ने राजकुमार चुनाव भाटी जी, हारा मुझे है। लगता है जो आपको नेता सुनना इनकी चाहिए आंखों में ममता अखर रहे हैं। बनर्जी को भी, और इसलिए इनके एहतशामुल हक साहब खिलाफ आपके खैर साथी भी उगलते यही कह रहे हैं जो मैं कह रही थी। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई केंद्रीय मंत्री रह चुका है तो उसे SIR की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। आ जाइए शादाब जी, आप ही के पास आ रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनको समझा रही थी, बेचैन ना होइए इतना। बोलिए शादाब जी, बोलिए। नहीं प्राची जी, प्राची जी SIR के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु में लाना चाहता था, वो ये कि जो लोग, भारत के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए विदेश जाकर के वहां पे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो कैसा उस समय के बीच में आ सकते हैं जो नौकरी में एक बाउंड पीरियड के लिए वहां गया हुआ है, और अगर उसके किसी परिवारजन ने सिग्नेचर किया तो उस पर FIR कर दी जाती है। और BLOs की जिम्मेदारी बनती थी वहां जाकर के जिस चीजों को रिजॉल्व करना, वो नहीं किया गया। खास करके मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में BLOs नहीं गए हैं घर पर, और ये समय सीमा को हमने 3 महीने के लिए कहा था, नहीं किया, बार बार बढ़ा रहे हैं। आप एक चार्ज क्रिएट कर दिया आपने कि 1 महीना रहेगा, उससे कितना करप्शन बढ़ा है। और आप बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दे रहे हैं उस आम नागरिक पर, उस गरीब किसान मजदूर पर, कि आपको बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा अगर आपका नेम नहीं आया। और मैपिंग जो की जा रही है, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में विवाह हुआ है तब समस्या आ रही है। सब कुछ होने के बावजूद डेटा नोट फाउंड इनका सिस्टम बता रहा है। तो पहले टेक्निकल चीजें, BLOs को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, कौन जिम्मेदार होगा उन हत्याओं का? क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं जो प्रेशर डाला गया क्योंकि प्रशासन के अधीन है? विडंबना यह है कि चुनाव आयोग कहता है कि आज की डेट में वो हमारे अधीन है, लेकिन सरकार उनसे अपनी मर्जी से कार्य करा रही है। घुसपैठिए सर्च करना ये चुनाव आयोग का काम कब से हो गया? नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग। तो ये सारी चीजें हैं कि बीजेपी और जब जरूरत पड़ती है तो चुनाव आयोग के साथ। चलिए ठीक है शादाब जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब ना एक साथ दे दिया, और आपने बहुत सारे सवाल जो मैंने पूछे भी नहीं, आप उन पर बोले, आप घुसपैठिए तक चले गए। चलिए BLOs की जो समस्या है उस पर जवाब सरकार को भी देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी देना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन जब एक नेता मंच से खड़े होकर, जब एक सूबे की मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर ये बोलेगी कि SIR तो मैं नहीं करूंगी, मैं तो नहीं भरूंगी फॉर्म, देखें कौन भरता है, और उनका एक फॉर्म सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए जिसमें उनके सिग्नेचर है, वो उन्होंने जनता को गुमराह किया है। नहीं, मैं ममता जी के उस बयान से पूरी तरह सहमत हूं। SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, और आप ये बात, आपका वोट तो नहीं कटेगा, लेकिन गरीब मजदूर जो आपके हार्डकोर फॉलोवर हैं, हो सकता है वो भी फॉर्म न भरे, उनका वोट कट जाए, फिर उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। हमारे गरीब मजदूर, रिक्शे वाला और छोटे व्यापारी भाइयों को कानूनी अड़चने आएंगी। ये उनको समस्या क्रिएट की है ममता जी ने। मैं ममता जी से अनुरोध करता हूं, कृपया करके ऐसा ना करिए, आम जन को समस्या होगी। ममता बनर्जी करना क्या चाह रही हैं? वो मंच से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, ये भी आपने बयान सुना, और कल के भी हम बयान सुन रहे थे जिसमें वो महिलाओं से कह रही थी कि आपके घर में आप जो खाना बनाती हैं, आपके पास तमाम औजार है ना, कोई आए तो तैयार हो जाना लड़ने के लिए। यही बात मैं कह रहा था प्राची जी कि जो SIR के बारे में इतनी बिल्कुल खुल करके जिस तरीके से, जिस अंदाज में बोल रही हैं, वो हुमायूं कबीर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोली। तो ये किसके साथ है हुमायूं कबीर? ये साफ हो जाना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, भाटी जी और भाटी जी की पार्टी कहते देखो हमने डिमांड की थी कि समय सीमा बढ़ाई जाए और चुनाव आयोग को करनी पड़ी। तो दूसरी बात ये बड़ी साफ हो जानी चाहिए कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की उस मांग को जो सही होती है उसको मानता है, तो इस बात को भी मान लेना चाहिए। तीसरी बात, मैं आपको कहूं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, अभी चुनाव नहीं हुए, वो कहें कि मेरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, अखिलेश यादव हो या कोई स्टालिन हो, कोई भी हो, इसलिए अब मैं शपथ क्यों लूं? मैंने तो चुनाव जीत लिया, उसी नाम पे तो जीता है, मैं शपथ क्यों लूं इस बात के लिए? ये तो सबको मालूम है, मैं इसी नाम पे चुनाव लड़ा था, इसी नाम पे, इसी बात पे जनता ने मुझे वोट दिया, इसलिए अब मैं शपथ क्यों लूं? ये कोई बात नहीं होती ना। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कह दी, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, अपने आप जिसने करना कार्रवाई करे, अपने आप भी कार्रवाई हुई। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं प्राची जी, एसआईआर के बारे में, ये तमाम लोग जो हैं 60 लाख लोग हट गए, 60 लाख लोग हट गए। कल डिफरेंट चैनल पर आकर के पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अरे भाई 65 लाख लोग कट गए तो वो सड़क पर क्यों नहीं आए कि मेरा वोट देने का हक है? आपने कैसे मेरा वोट काट दिया? अरे 65 लाख में से 65 लोग तो आ जाते कम से कम सड़क पर आके। कहते हैं, आपके तमाम चैनलों के रिपोर्टर माइक लेकर के खड़े होते हैं हर बूथ पर, वहां पे आके कोई कहता देखो जी मैंने पिछली बार वोट दिया था, इस बार मेरा वोट नहीं है। एक आदमी नहीं आया। यह है हकीकत, यह है सच्चाई। वोट चोरी ये सिर्फ यहां के लिए नहीं है, ये वहां के लिए है जहां पे लोगों को ये दिखाना है विदेश में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, देश के लोग तो जानते हैं कि मैंने वोट दिया है, मैंने किसको वोट दिया ये भी मालूम है मुझे, मैंने सामने वीपीटी देखी। एक बात जो अवनीश जी आप कह रहे हैं, फिर मैं फैज खान साहब आपके पास आऊं, बस भाटी जी से एक छोटा सा जवाब इस बात पे ले लेती हूं। बस एक बात जो अवनीश अवस्थी जी ने कही, राजकुमार भाटी जी, एक तो ये कि विपक्ष अगर मांग कर रहा था, चुनाव आयोग ने मानी है, तो ऐसा नहीं कि विपक्ष एक तरफा काम करता है, वो विपक्ष की भी सुन रहा है चुनाव आयोग। और दूसरा ये कि अगर वोट कटते हैं, कहीं पर परेशानी है, तो लोग भी तो सामने आएंगे ना, आप भी शिकायतें करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बयानबाजी सुनाई पड़ती है। हुआ है बिहार में, अमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। बिहार अगर चुनाव आयोग हमारी शुरू में मांग पूरी कर देता तो हम मानते कि हमारे कहने से समय बढ़ाया है। अब तो वो मजबूरी में बढ़ा रहे हैं क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरे आपने जो सवाल किया, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। रामपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, 56% वोट पड़े, 56% वोट पड़े, और 2024 में उपचुनाव हुआ, मात्र 33% वोट पड़े। क्यों कम पड़े? आधे वोट क्यों पड़े? क्योंकि वहां पुलिस लाठी बजा बजा के मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोक रही थी। क्या ये चुनावी धांधली नहीं है? क्या ये वोट चोरी नहीं है? क्या चुनाव आयोग इस पे आंख मूंदे नहीं बैठा था? बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, क्या चुनाव आयोग ने आंखें नहीं मूंद ली थी? उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव में पुलिस आईडी चेक कर रही थी, जबकि चुनाव आयोग का नियम है पुलिस आईडी चेक नहीं कर सकती। उस पर चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा रहा? कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मैं जवाब मैं दूंगा। हमने 18,000 पत्र दिए थे 2022 इतना सारा अन्याय हो रहा था राजकुमार भाटी जी, और देश में सब खामोश हैं, आप खामोश हैं, कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। जब सब कुछ इतना गलती हो रहा था, चुनाव इतने कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, तो आप लोग बड़ी शांति से वोट पड़ने दे रहे थे। बड़े सवाल हैं सर, कितने आंदोलन आपने किए ये बताना होगा। मैं आ रही हूं अवस्थी जी, बस फैज खान जी को एक बार चर्चा में ले आऊं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फैज खान जी, आपने सुना विपक्ष के बयान भी, आपने सुना सत्ता पक्ष के बयान। भाटी जी का छोटा सा जवाब देना, बहुत छोटा सर। डीजी के शर्मा जी 20 सेकंड में प्लीज बोले। मैं केवल भाटी जी को बताना चाह रहा हूं कि इतना कुछ आप बिहार के संदर्भ में यहाँ के कह रहे हैं। कल बिहार के चुनाव के प्राची जी 45 दिन पूरे हुए। चुनाव आयोग का कानून है कि 45 दिन के अंदर आप जो है चुनाव संबंधी याचिका दायर कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी, ये सारे जितने भी ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक भी केस चुनाव से संबंधित 45 दिन के अंदर दायर किए हैं चुनाव अनियमितता को लेकर? और अब 45 दिन पूरे हुए, अब भाटी जैसे लोग देश के अंदर गुमराह करने के लिए इस तरह का झूठा 2023 का 2022 चले ठीक है, ये एसआईआर पर कौन झूठा है कौन सच्चा है, किसकी बातों में कितना दम फैज खान जी नजर आ रहा है? हम तो ममता बनर्जी को भी सुन रहे हैं, बहुत एग्रेसिव है। हम बीजेपी को भी सुन रहे हैं, वो बता रही है कि ये निष्पक्षता द्वारा की गई कार्रवाई है। कौन सच है इसमें? रुक जाए प्लीज। बस एक बात स्पष्ट आपको करना चाहूंगा आदरणीय प्राची जी, इस देश की राष्ट्रवादी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा दमदार स्प्रे मारा है कि कीड़े मकोड़े दीमक जो इस देश को खोखला कर रहे थे वो बिलबिलाकर बाहर निकल रहे हैं।
हाँ, घर वालों को भी थोड़ा स्मेल परेशान करेगी, यानी थोड़ा उथल पुथल होगी, लेकिन घर साफ हो जाएगा तो थोड़ी बहुत परेशानी हम झेल लेंगे। ममता बनर्जी जी से मेरा निवेदन है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। मैं कहूं मेरा जन्म होकर 45 साल हो गया, भारत भूमि पर रह रहा हूं, मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगा तो मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद इस्माइल खान है, उनके पिताजी का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, उनके पिताजी का नाम वजीर खान है, उनके पिताजी, अब मैं अपने सारे खानदान का नाम ले लूं, सब भारत में पैदा हुए, भारत की मिट्टी में दफन है, तो मैं SIR का फॉर्म नहीं भरूंगा साहब? ऐसा थोड़ी होता है। विक्रम सिंह जी के साथ था कल, मैं DGP है उत्तर प्रदेश के पूर्व, उन्होंने कहा उनके पास भी फॉर्म आया, गलतियां हुई तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, कहा फिर से भरो, मैंने फिर से फॉर्म भरा। हर संवैधानिक पद का व्यक्ति, संवैधानिक पद से रिटायर हुआ व्यक्ति, एक सामान्य भारतीय नागरिक, एक सामान्य जूता सिलने वाला हमारा मजदूर भाई से लेकर प्रधानमंत्री तक सब SIR का फॉर्म भर रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस तरह का स्टेटमेंट देने वाली को, इससे अहंकार झलकता है उनका। दीदी अहंकार समाप्त कीजिए अपना, हिंदी में बोलिए, बंगाली में बोलिए, हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डम्बा डम्बा बम्बा बम्बा, ये भाषा अब नहीं चलने वाली है। अच्छा चले ठीक है, SIR एक बड़ा मुद्दा तो बनता जाए। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा आग साहब, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। सब कह रहे हैं ये अहंकार है। देखिए आपके साथी जो इंडिया अलायंस के हैं, अखिलेश यादव जी ने फॉर्म भर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है प्राची जी, इन्होंने हमारे जो फैज खान साहब है, ये भारतीय जनता पार्टी का समझ लिए ये मुखौटा बन करके खड़े हैं। इनका नाम फैज खान के नाम जगह पे कुछ और होना चाहिए। ये ममता बनर्जी को शिक्षा दे रहे, तालीम दे रहे। ममता बनर्जी से बीजेपी पूरा बीजेपी घबराता है। इकलौती एक ममता बनर्जी है जो पश्चिम बंगाल पर हावी नहीं हो सका और नहीं हो पाएगा। अभी आपकी थोड़ी देर पहले जो मेरी ममता बनर्जी बोले हो ना, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के पहुंचवाऊंगा दीदी तक। और मैंने आपत्ति की है कि ममता दीदी बोलो, और जहां हमारी बड़ी बहन गलत होगी उनको बोलेंगे, जहां छोटा भाई गलत होगा दीदी उनको बोलेगी, लेकिन ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जैसे आपने किया है। कैसे लोग हो आप, दूसरे का बात नहीं सुनते हो। अच्छा ठीक है हक साहब, मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन बरगलाना धमकाना ये प्रवृत्ति तो छोड़नी होगी ना बंगाल में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।